मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम एंड स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज मैं आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी दुविधा जो आपकी है, हर लाइफ में मुझे ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, दैट इज हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। राइट, ये आपको भी सता रहा है ये क्वेश्चन। अगर सता रहा है तो इसका मतलब है कि आप राइट पाथ में हो। बेटा आपको ना ये चीज बॉदर करनी चाहिए कि अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अटका हुआ है तो आपको ये ना रात दिन नींद नहीं आनी चाहिए कि यार नीट एग्जाम अभी सर पर है और नीट एग्जाम में मैं ये स्कोर तो नहीं ला सकता, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपका स्कोर आ रहा है 400, 500 और यही मतलब कंसिस्टेंटली यही स्कोर आ रहा है, 1-2 महीने से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या जितने भी महीनों से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसके आगे स्कोर जा ही नहीं रहा, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। राइट, कहीं ना कहीं तो अपनी मिस्टेक हो रही है और वो मिस्टेक को सुधारने का टाइम अभी आ चुका है। अभी भी हम लोग ये चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, 1.5x पे कर देना या 2x पे कर देना, पर एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सारे जो कारण है, ये सारे कारणों में से ही आपका मॉक टेस्ट का स्कोर अटका हुआ है। ठीक है, ये सब कारण में से एक कारण होगा या तो सारे कारण भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेंगे और आपका जो स्कोर होगा ना वो आप खुद देखना, खुद एक्सपीरियंस कर लेना। कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है, कोई भी अभी आपने जो भी रिसेंट मॉक टेस्ट लिया होगा वो मॉक टेस्ट का पेपर आपके सामने रखिए, आंसर की आपके सामने रखिए और एक नोटबुक आपके सामने रखिए। ठीक है, और जो भी मैं अभी आपको बताऊंगी ना वो हिसाब से आप एनालिसिस करिए, बस एनालाइज करिए खुद के पेपर को एंड देखिए कि मेरा कौन सा कारण है जिसके वजह से मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर एक ही जगह पे अटका हुआ है। ठीक है, सबसे पहला कारण हो सकता है कि नॉट एबल टू अटेम्प्ट। देखो हम लोग ना मॉक टेस्ट में अगर खुद के तरीकों को अलग नहीं करेंगे, उसके अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो वो नीट का स्कोर जो होगा ना उसमें भी बदलाव नहीं आने वाला। हमें अपने तरीकों को सुधारना पड़ेगा, अपने जो पैटर्न्स है, स्टडी पैटर्न को सुधारना पड़ेगा, अपना जो थिंकिंग है वो हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारा नीट का स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कारण इज कि नॉट एबल टू अटेम्प्ट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, अभी सारे क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लग रहा है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, पर घर आने के बाद आपको एनालाइज करना है कि यार ये सच्ची में आउट ऑफ सिलेबस था क्या। आउट ऑफ सिलेबस तो होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी की होती है, कोई भी चीज एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। अच्छा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस आए पर इससे ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछने वाले, तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग इतनी कर लेनी चाहिए, इतना एकदम एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक डायग्राम पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी चैप्टर से, कोई भी सब्जेक्ट से, यू आर रेडी टू आंसर। तो वो लेवल की प्रिपरेशन, वो लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप क्वेश्चन का वो मार्किंग कर लो, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो मॉक टेस्ट में देखिए कि फिजिक्स में ऐसे कौन से क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस है एंड बायोलॉजी में कौन से क्वेश्चंस है। एक बार आपने मार्किंग कर ली, उसके बाद में देखिए कि क्या ये हमारे टॉपिक का नहीं है, हमारे सिलेबस का नहीं है, वो ऑफकोर्स टॉपिक का ही रहेगा, तो वो टॉपिक आपको एकदम अच्छी तरीके से कर लेना है, इन डेप्थ स्टडी कर लेनी है वो पर्टिकुलर टॉपिक। समझ में आ गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा। अब कल मैंने एक टेलीग्राम लाइव लिया था, उसमें काफी बच्चों को ये क्वेश्चन था कि हाउ टू इंक्रीज मॉक टेस्ट में स्कोर, तो ये वाला भी एक कारण मैंने देखा जो कि बहुत ही सिली कारण है कि क्वेश्चन ही आपने गलत पढ़ा। ऐसा होता है कि आपके ना स्कोर बहुत ही अच्छे आने वाले थे, पर क्योंकि आपने क्वेश्चन को अलग तरीके से पढ़ा, अलग तरीके से समझा, इसलिए आपने आंसर वो हिसाब से किया। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपने इनकरेक्ट वर्ड को करेक्ट समझ लिया, तो आपने ऑप्शंस में करेक्ट वाला मार्क करके आ गए। इससे क्या होगा, इससे गलत हो जाएगा, राइट, फिर नेगेटिव मार्किंग होती है, इससे तो हमारे स्कोर कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो आपको मिस्टेक मतलब ये ना रिपीट होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा ना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता, मुझे आता है वो कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, पर ये वाला प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, तो आपको क्या करना है, इसका एकदम बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड्स मतलब क्या कि क्वेश्चन में अगर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अभी इनकरेक्ट बोला ना, तभी ही इनकरेक्ट को ऐसे पेंसिल से मार्क कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार अलर्ट दे रहा है कि अच्छा मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट नहीं देखना।
ठीक है। फिर होते ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, या नॉट वाला जो शब्द वाला रहता है क्वेश्चन, या फॉल्स या ट्रू। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो कीवर्ड होता है यू हैव टू मार्क इट सो दैट आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वो अलर्ट जाता जाए कि अच्छा मुझे ना नॉट वाले स्टेटमेंट देखने, मुझे ट्रू वाले स्टेटमेंट देखने, मुझे फॉल्स वाले स्टेटमेंट देखने, मुझे करेक्ट वाले देखने, मुझे इनकरेक्ट वाले देखने। समझ में आ रहा है आपको? तो अंडरलाइन वाला आप सिस्टम फॉलो करिए जिससे आपका ये वाला जो कारण है वो सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरा कारण हो सकता है कि आप बहुत ना सिली मिस्टेक करते हो। सिली मिस्टेक एज इन आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ा, पर सिली मिस्टेक हो जाती है। आपको ना खुद पे ही विश्वास कम है कि अरे यार ये 2 ऑप्शंस है पर मुझे लगता है कि ये ऑप्शन होगा, पर आपको डीप डाउन ये भी लग रहा है कि ये सी ऑप्शन इज राइट, पर आपको लग रहा है कि नहीं बी ऑप्शन है। तो ये क्या, ये सारी सिली मिस्टेक है, राइट? सिली मिस्टेक्स है। तो सिली मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। इवन वाइल फिलिंग योर OMR, अब बच्चे इसमें भी सिली मिस्टेक कर लेते हैं। उनको पता है कि इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करके आते हैं ऑप्शन बी या ऑप्शन डी या ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही है ना। तो सिली मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, बिकॉज इसमें पूरा मेहनत पे पानी फिर जाता है अगर आप सिली मिस्टेक करते हो। और एक कारण हो सकता है सिली मिस्टेक करने का कि आप ना बहुत ही जल्दबाजी में ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लाइक यू डोंट गिव प्रॉपर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इन फिलिंग द OMR। आप ज़्यादा टाइम ही नहीं देते। यू आर लाइक कि चलो जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये जल्दबाजी में हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करनी, जल्दबाजी में हमें अटेम्प्ट नहीं करना। गिव प्रॉपर टाइम, काम एंड कंपोज्ड होके एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, नीट एग्जाम हो या मॉक टेस्ट हो। तो जल्दबाजी थोड़ा अवॉइड करना है हमें, थोड़ा ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हमें ये सारे मॉक टेस्ट और नीट एग्जाम को देना है, ठीक है। लास्ट रीजन इज टाइम मैनेजमेंट, और ये टाइम मैनेजमेंट वाला इश्यू बहुत ही मेजॉरिटी बच्चों को आता है। तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों क्यों आ रहा है, हम लोग को ये इश्यू क्यों आ रहा है, इसका रीजन समझो। अब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से एंड तक, मैं कल लाइव में भी यही बात कर रही थी बच्चों के साथ, तो मैंने उनको पूछा कि आप कितने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, आप कितने PYQ सॉल्व कर रहे हो, आप कितना NCERT रीडिंग कर रहे हो। तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं पता है, NCERT रीडिंग मैम एकदम बहुत ही ज़्यादा हो गई है, कॉन्सेप्ट रीडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया, लेक्चर्स तो इतने देख लिए मैंने। पर व्हेन आई आस्क क्वेश्चन प्रैक्टिस की, PYQ सॉल्व किए, दे आर लाइक नो, कर लेंगे ना मैम, अप्रैल का महीना है ना पूरा। ऐसा नहीं होता बच्चे, हमें ना पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड टाइम मैनेजमेंट इशू इसलिए ही आता है बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू दैट टाइम। मतलब इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम लोग यूज्ड टू ही नहीं है। क्यों यूज्ड टू नहीं है? क्योंकि हम लोग नहीं कर पा रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी। ये ऐसा हो गया कि हम लोग ना डॉक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, पर जब डॉक्टर एक्चुअली बन जाता है और पेशेंट जब भी आता है तो हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, राइट? तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज क्या, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि नीट एग्जाम में आपको ऐसे वाइवा नहीं पूछने वाले, आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, हाँ चलो आ जाओ बोलो ये क्या होता है वो क्या होता है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? तो जो करना है हमें नीट एग्जाम में वो हमें करना चाहिए ना अभी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हो, प्लीज मेक एन हैबिट कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जहां पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी है, ठीक है? अभी मतलब इतना पीक पीरियड चल रहा है जिसमें आपको पर डे ना आपको 50 क्वेश्चंस तो एकदम मिनिमम करने चाहिए। मैं आपको मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए। फिर वो PYQs हो, फिर वो पूरा मॉक टेस्ट हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आपको कर लेना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs करो, लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लेक्चर्स देखो। अभी ना पूरा थियोरी मत देखो, थियोरी कर ली ना, अब कितना थियोरी करते जाओगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देखो, एनालाइज करो खुद को कि ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना मुझे नहीं समझ रहा, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, तो फिर थियोरी में जाओ। समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। PYQs प्लीज मत भूलना, PYQs करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को ना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है कि मैम PYQs हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा एज इट इज तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैं मानती हूँ एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऑफ कोर्स नीट एग्जाम है तो ऐसा तो नहीं है, एकदम छोटा सा एग्जाम तो है नहीं कि हाँ चलो पिछले साल में से एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। एज इट इज तो नहीं आने वाला। पर होगा क्या, आप जब PYQs करते हो ना, यू गेट एन आइडिया, यू गेट अ पैटर्न। कोई भी चैप्टर का आप PYQs करो, आपको फॉर श्योर पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने
अभी जितने भी लेक्चर्स लिए नीट प्रतिज्ञा सीरीज में, आप देखो लाइव सेक्शन में, उसमें जितने भी लेक्चर्स लिए, व्हाट आई डू इन द लेक्चर इज कि PYQs करवा रही हूँ, तभी के तभी मैं NCERT का PDF खोल के वो लाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ कि चलो बच्चों ये वाली लाइन है, ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला डायग्राम है, इससे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया। अब ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये कितनी बार रिपीट हुआ है इन द क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हम जब PYQ सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, कि वी गेट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कि कौन सा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो टॉपिक अगर हमें समझ जाए तो हम वो टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, यस और नो। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल बढ़ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाएगा। आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास इतना ही टाइम है और मुझे इतने में कर लेना है पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। तो नीट एग्जाम में आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा इतना, क्योंकि इतना प्रेशर आपने ऑलरेडी झेल लिया होगा, राइट। तो ये मॉक टेस्ट कैसे करें, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक सोल्यूशन लाई हूँ, आपको करना हो तो कर सकते हैं। नीट प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर ली है। ऐप आप डाउनलोड करो, नीट रैंक प्लस ऐसा सर्च करना प्ले स्टोर में, आपको ना रैंक प्लस का ऐप मिल जाएगा। रैंक प्लस के ऐप में हमने एक टेस्ट सीरीज किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है, उसमें आप कर सकते हो एनरोल, एंड इट इज़ लाइक वेरी बेनिफिशियल, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें कैसा है ना, पार्ट सिलेबस का मॉक टेस्ट है एंड फुल सिलेबस का भी मॉक टेस्ट है, एंड फुल सिलेबस का भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। प्लीज़ एनरोल इन दैट इफ यू फील लाइक दैट। तो बच्चों यहाँ पे ना मैंने सारे कारण तो मेंशन कर लिए। अगर आपको कोई और दिक्कत हो रही है कि मैम ना ये चीज़ है, या दीदी ये चीज़ बता दो, मुझे ना इसमें दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक प्लीज़ कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना। जो भी दुख दर्द पीड़ा है बेझिझक होके बता देना इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करो, ठीक है। खाली ये वीडियो नहीं देखना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है और फिर देखना कि मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फॉर श्योर बढ़ेगा, ठीक है। फिर थैंक यू भी बोल देना मुझे चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।